हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.आर. तरुण। चलिए तो आज हम लोग 12 क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर का अगला पार्ट लेकर के फिर से उपस्थित हैं आपके सामने। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का टॉपिक है हमारे पास क्या चीज़, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा हाईली रेटेड टॉपिक किसके लिए, जेई एंड नीट के लिए। जेई एंड नीट के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है हमारा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको समझते हैं। इससे पहले अभी तक जो हम लोगों ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ा इसको हमने नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखा, ठीक है। ज़रा एक बार और थोड़ा सा हम समझें, ये जो हमने नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी बात क्या था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ करता था, नंबर ऑफ सॉल्यूट के। नंबर ऑफ सॉल्यूट पे निर्भर करता है हमारा जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, यूजुअली वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे निर्भर करता है, ठीक है। और ये नॉर्मल क्यों कहा करते थे, तो नॉर्मल में क्या होता है, जो कैलकुलेटेड हुआ करता है, कैलकुलेटेड कहें, और इसी का नाम थ्योरेटिकल भी होता है, थ्योरेटिकल, और इसी का नाम नॉर्मल। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सबका, कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बराबर हुआ करता है। किसके बराबर हुआ करता है, ये बराबर हुआ करता है किसके हुआ करता है, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर हुआ करता है। जब ऐसा हो कि जो कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके ऑब्जर्व वैल्यू के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं ये क्या है, हमारा नॉर्मल कॉलिगेटिव। तो ऐसा समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 1 मोल यूरिया ले लिया, या ग्लूकोज ले लिया, फ्रुक्टोज ले लिया, या शुगर ले लिया, मतलब वैसा सॉल्यूट लिया जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो वाटर में जाने पे टूटता ना हो, उसको लिया। इसको क्या किया कि हमने सॉल्वेंट में डाला, इसको क्या किया हमने, सॉल्वेंट ये हमारा है अभी, और इसके अंदर जब हम इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, ये जो हमारा यहाँ पे हमने लिया है वो कैसा है, हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, ठीक है, जो जाने पे, वाटर में जाने पे नहीं टूटता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसको हमने लिया है। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ, ज़रा गौर करेंगे, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है यही हमारा क्या है, ये हमारा वैल्यू है कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड सीपी कह सकते हैं इसको। अभी 1 मोल दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये वैल्यू हमारा 1 मोल है। और जब हम वाटर में इसको डाल दिया हमने, तो ये जो वैल्यू हमारा आ गया, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व सीपी। चूँकि अभी ये 1 मोल है, वाटर में जाने पे भी क्या होगा, 1 मोल ही रहेगा, मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ऑब्जर्व हमारा ये जो वाटर में जाने पे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, डेट इज ऑब्जर्व। उससे पहले जो तमाम बातें होंगी वो क्या होगा, कैलकुलेटेड होगा, या थ्योरेटिकल होगा, या नॉर्मल होगा। तो थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड जो 1 मोल है, वाटर में जाने पे, सॉल्वेंट में जाने पे, अभी भी जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल भी 1 है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो किस पे निर्भर करा करता है, जो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कहने का मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू है वो दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, बराबर है। अब हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, तो जरा हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटाएं। तो देखिए अब हम आते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। क्या होगा, क्यों कहेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जब हमारा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि जब हमारा सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना होकर के इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कहने का मतलब जो सॉल्वेंट में जाने पे टूट जाए या फिर जुट जाए, डिसोसिएट हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए, ठीक है,
तो जितना हम उम्मीद करेंगे कि हमें सॉलिड पार्टिकल मिलना चाहिए सॉल्यूशन स्टेज में, वो उससे ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करता है, वो सॉल्यूट पे निर्भर करता है, और सॉल्यूट पे निर्भर करता है तो यदि ज़्यादा टूट के ज़्यादा सॉल्यूट बनाता है तो वो हमें ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगा। यदि कम हो जाता है, जुड़ जाता है, तो हमें जितना हम चाहेंगे उससे कम मिलेगा। इसीलिए ये जो चीज़ें ये क्या है, हमारा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करें एबनॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव के बराबर नहीं होगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर नहीं होगी। ये तब कब होगा, तो एग्जाम्पल करते हैं कि कब होता है। जैसा कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी देखा जाए तो हमने क्या लिया, अब की बार हमने 1 मोल सोडियम क्लोराइड का ले लिया, NaCl ले लिया, और इसको क्या किया, इसको हमने वाटर में डाल दिया, सॉल्वेंट में डाल दिया। जो ही हमने 1 मोल लिया और इसको क्या किया, वाटर में डाला, तो ये डिसोसिएट कर गया। सॉल्ट है, जैसा कि जानते हैं ऑल सॉल्ट्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, जितने सारे सॉल्ट्स होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब वो 100% टूट जाता है। तो क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया यहाँ पे इसका, मतलब ये टूट गया। अब टूटा तो क्या हुआ, अब 1 मोल NaCl था, ठीक ना, ये 1 मोल क्या है हमारा, ये 1 मोल हमारा NaCl है, ये NaCl है। वाटर में जाने पे ये Na+ और Cl- में टूट गया। मीन्स इसके अंदर देखा जाए तो ये Na+ है और साथ में Cl-। अभी जो 1 मोल था, ये जो वैल्यू हमारा क्या है, ये वैल्यू कैलकुलेटेड है, क्या है, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है ये, और ये जो वैल्यू है क्या है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। जो अभी तक हमारा 1 मोल था, मतलब ये कैलकुलेटेड वैल्यू कितना 1 मोल है, लेकिन वाटर में जाने पे क्या हुआ, 2 मोल बन गया। क्यों 2 मोल बन गया, क्योंकि ये 2 भाग में टूट गया। तो जरा हम समझेंगे अब हमारा जैसा कि पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो चीज़ें हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करता है। तो क्या होगा, ऑब्जर्व हमें ज़्यादा मिलेगा, ये जितना मिलेगा उसका दुगुना मिलेगा, ये 2 मोल हो गया है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूट का, तो हमें जितना ये मिलेगा उससे दुगुना मिलेगा। यही हमारा एबनॉर्मलिटी को शो करता है। कहने का मतलब ऐसे स्थिति में क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में क्या होगा कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा मिलेगा, किससे, कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक ना। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, जब मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, जब मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ठीक ना। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, पहले इसको जल्दी से लिखिए। लिख लिया, चलिए। तो ये हमने क्या देखा, डिसोसिएशन का केस। अब हम आते हैं एसोसिएशन का केस पे। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, मान लीजिए अब की बार हमने क्या किया, यहाँ जो सब्सटेंस लिया है, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, 2 मोल ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक ना। और इसको क्या किया, हमने बेंजीन के सॉल्यूशन में डाल दिया। क्या किया, यहाँ जो हमने सॉल्वेंट ले रखा वो किसका है, बेंजीन का है ना, बेंजीन का है। अब देखा जाए तो क्या होगा, जब इस बेंजीन में आप क्या करेंगे, एसिटिक एसिड को डालेंगे, 2 मोल को डाल दिया आपने, ठीक है। ये 2 मोल है या 2 मॉलिक्यूल के हैं या है ना, चलिए मॉलिक्यूल ही बात कर लेते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल ले लिया हमने, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लिया एसिटिक एसिड का, इसको बेंजीन में डाल दिया। तो क्या हुआ, अब की बार यहाँ पे जाने पर क्या हुआ, इसमें जब जो ये गया तो ये बन गया डाइमर, ये बन गया डाइमर, डाइमेराइज कर गया। कैसे डाइमेराइज किया होगा, तो ये कुछ इस तरीके से डाइमेराइज कर लिया होगा। ये हमारा एसिटिक एसिड, एक और मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का कुछ इस कदर होगा यहाँ पे, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन करके क्या हुआ, ये डाइमेराइज हो गया।
ठीक है। अब डाइमेराइज हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, पहले क्या था, यहाँ पे देखा जाए तो 2 मॉलिक्यूल था इसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल था। अब क्या हो गया, इस सॉल्यूशन के अंदर कितने मॉलिक्यूल हो गए, दोनों मिलके 1 मॉलिक्यूल हो गए, नंबर घट गया। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, क्या हो गया, जुड़ गया, ये जुट गया, एसोसिएशन हो गया। यहाँ पे एसोसिएशन हो गया तो क्या होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये जो हमारा ऑब्जर्व है ये क्या है, ये तो कैलकुलेटेड है, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो कैलकुलेटेड है, और यहाँ क्या मिल रहा है हमें, ऑब्जर्व। तो जो पहले 2 मॉलिक्यूल था अब जाके 1 मॉलिक्यूल होगा, डायमेराइज कर गया दोनों। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम की ज़्यादा मिलेगा, ये कम मिलेगा, क्यों, नंबर घट गया ना इसका, तो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, है ना। ऑब्जर्व मीन्स जो सॉल्यूशन स्टेज में है तो वो कम मिलेगा, किससे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो ये जो दोनों चीज़ हमने अभी देखा, ठीक ना, जो एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, यही बात को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी चीज़ को एक्सप्लेन डच केमिस्ट हेनरिक फ्रैंकोसिस वान 't हॉफ, नाम है उसका, ठीक ना, हेनरिक फ्रैंकोसिस वान 't हॉफ, जो डच केमिस्ट थे, उन्होंने एक फैक्टर दिया कि चलो कोई बात नहीं, यदि ऐसे एबनॉर्मलिटी आ जाते हैं, वैसा यदि हम सॉल्यूशन के अंदर ऐसा होता है कि हम ऐसे मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो या तो टूट जाता है या फिर जुड़ जाता है, डिसोसिएट करता है, एसोसिएट करता है, तो वैसे में हमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है वो एग्जैक्ट आए, इसके लिए उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, आई फैक्टर। ठीक है, तो चलिए हम उसी की बात करते हैं। इसी को कहा गया वान 't हॉफ फैक्टर। क्या बोला, वान 't हॉफ फैक्टर। क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि ये जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल का सॉल्यूट का सॉल्यूशन फेज में जाने पे, तो उसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे मतलब सही एग्जैक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए भांट साहब ने क्या किया, एक अपना फैक्टर दिया जिसको हम आई फैक्टर कहते हैं। क्या होता है जरा हम उसकी बात करते हैं, समझेंगे चीज़ों को, ठीक ना। अब हम बात करेंगे यहां से वान 't हॉफ फैक्टर। इसको स्मॉल आई से नोट करते हैं, आई फैक्टर, वान 't हॉफ फैक्टर। तो ये आई है वो क्या होता है, ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। ये क्या होता है, ये हमारा होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं सिंपली हम ऑब्जर्व सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर मास के आधार पे लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा हमें ऑब्जर्व, इसका लिखना पड़ेगा हमें कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा क्या होता है, आई हुआ करता है। इसको ध्यान रखेंगे, यही चीज़ें सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, सब एक ही चीज़ें हैं। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये वान 't हॉफ फैक्टर ये आई के बराबर हुआ करता है। ठीक है, अब हम चीज़ों को लिखे जल्दी से आगे एक एक करके समझते हैं। पहले डिसोसिएशन का केस लेते हैं, फिर हम एसोसिएशन का केस लेते हैं। लिख लिया, मिटाएं, चलिए अब हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, डिसोसिएशन
ऑफ सॉल्यूट, मीन्स वैसा सॉल्यूट लेंगे जो क्या होगा, टूट जाएगा। वैसा सॉल्यूट लेंगे जो क्या होगा, टूट जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि हमने कोई सॉल्यूट लिया जो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, और किस तरीके का है, टूटने वाला है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये जो A है वो n भाग में टूट गया। n ऑफ 8 मीन्स क्या हुआ है, जो A था वो n पार्ट में टूट गया। जैसे हमने कहा था, ठीक है, NaCl लिया तो क्या हुआ, ये 2 भाग में टूट गया। ये जो 2 भाग में टूटा उसी को हमने n मान लिया। तो ये कोई है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है जो टूटने वाला है, जो डिसोसिएट होने वाला है। तो वो n पार्ट में टूट गया। जैसे NaCl 2 भाग में टूट गया, Na+ और Cl- में टूट गया, उसी तरीके से टूट गया। तो मान लेते हैं t = 0 पे, मीन्स इनिशियल स्टेज में, ये क्या है हमारा इनिशियली हम बात करते हैं, इनिशियल स्टेट इसकी बात करते हैं। तो क्या हुआ करता है कि इसका मान लिया क्या है, ये 1 मोल है, 1 मोल है। तो शुरुआत में जब A पूरा रहा होगा तो ये n कुछ भी नहीं टूटा होगा, 0। फिर मान लेते हैं t = कुछ देर बाद, t टाइम में, ठीक है, t टाइम में क्या होगा, जब ये पूरा टूट गया होगा, या हो सकता है पूरा नहीं टूटा होगा, कुछ भाग ही टूटा होगा इसका। तो मान लेते हैं कि इसमें से अल्फ़ा पार्ट टूट गया। अल्फ़ा पार्ट क्या हो गया, टूट गया इसमें से। 1 मोल में मान लेते हैं 1 मोल है हमारा, ये 1 मोल है। इसमें से अल्फ़ा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इसमें से कुछ भाग टूटा तो क्या होगा, है ना, जब A जो है टूट के Na दिया करता है तो अल्फ़ा टूट क्या देगा, n अल्फ़ा, उसी के मल्टीपल में देगा ये n अल्फ़ा। ठीक है, ये n अल्फ़ा टूट के बन गया मेरा। तो अब चलिए, अब हम गौर करते हैं यहाँ से टोटल मोल कितना हुआ हमारा, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन। तो सब मोल को जोड़ दीजिए, तो 1 - अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो 1 + n अल्फ़ा, इसको इधर ले आया और इसको उधर कर दिया अल्फ़ा, और करें तो 1 + n - 1 और अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, अल्फ़ा दोनों में है तो n आइए -1, अल्फ़ा का जब कॉमन लेती हो गया। तो ये हमारा क्या मिल गया, एक्चुअली ये जो वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू है, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्जर्व है। और इनिशियली हमने क्या लिया था, 1 मोल लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम आई फैक्टर की बात करेंगे। यहाँ से यदि हम बात करें कि हमारा आई फैक्टर क्या हुआ इसके लिए, तो आई = क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व बटे कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व कितना है हमारे पास, 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 हमारा कैलकुलेटेड है, ये हमारा क्या है, कैलकुलेटेड, और इधर हमारा टोटल क्या है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ आई = क्या आ गया हमारे पास फार्मूला, 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा डिसोसिएशन के लिए आई फैक्टर आ गया, जहाँ पे आई को तो आप जानते हैं ये क्या है, ये वांच ऑफ फैक्टर है, ये वांच ऑफ ये फैक्टर है, और n जो है क्या है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट था वो कितने भाग में टूटा, वही हमारा n है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कितने भाग में टूटा। जैसे NaCl कितने भाग में टूटा, 2, तो n क्या हुआ यहाँ पे 2। ठीक है, n क्या हुआ 2, और अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, क्लियर है, इतना बात समझ में आ रही है, बात नोट कीजिए इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मिटा दे, चल बाबू आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब है ना, ऐसे लिखें 100% डिसोसिएशन। मीन्स क्या है ना, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो अल्फ़ा है वो क्या है, 100% है, या यूँ कहें 100% का मतलब क्या हो गया, 100% का 100/100 मीन्स 1, अल्फ़ा क्या हुआ 1। देखा जाए यहाँ से, यहाँ जो हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब होता है जो पूरा टूट जाए, जो पूरा टूट जाए, है ना, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, जब थोड़ा सा और बात करें, जैसे अभी हमने क्या देखा था कि I का वैल्यू कितना आया था, अभी जरा गौर करते हैं हम, 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। तो 100% टूटने पर अल्फ़ा का वैल्यू क्या 1 होता है। इसमें यदि हम अल्फ़ा का वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, 1 + n-1 इंटू 1। तो ये देखा जाए 1 + n-1, ये -1 + 1 कैंसिल, तो I = क्या हो गया n। सिंपली है ना, I = 1। I हमारा क्या है, I हमारा वांट हॉफ फैक्टर है, और ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा क्या है, n। तरह से एग्जाम्पल हम कर लें कि क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा होता है, किसको हम मानेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे सबके सब क्या होंगे, 100% टूटने वाला होगा। ठीक है, 100% टूटने वाला होगा, समझ में आ रही बात है। तो जैसे देखें कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमने कहा ठीक है HCl है, तो HCl जब वाटर में जाएगा तो क्या होगा, ये H + Cl- में टूट जाएगा। हमने कहा ठीक है HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो क्या होगा, ये किस में टूटेगा, H + NO3- में टूट जाएगा। हमने कहा ठीक है H2SO4 है, तो क्या होगा, ये 2H + SO4 हमने कहा ठीक है डबल-, ये हमने कहा परक्लोरिक एसिड है HClO4, तो क्या होगा, ये H + ClO4 में टूट जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ हमने सिर्फ देखने के लिए लिया है। तो देखा जाए यहाँ पे क्या है, HCl में क्या होगा, HCl किस में टूट रहा है, H+ और Cl- में, HNO3 H + NO3 में नेगेटिव आयंस में, H2SO4 2H+ और SO4 HClO4 किस में, H + ClO4- में। तो ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरे तरीके से टूट जाता है, 100% अपना देता है, 100% डिसोसिएट करता है। ठीक है, तो अब जरा गौर करें कि इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, जितना n होगा, क्योंकि यहाँ निकला है हमें, निकल के आया अल्फ़ा, इसके लिए 100% टूट रहा है, तो अल्फ़ा 1 होगा। तो यहाँ हम गौर करें, यदि हम आपसे पूछ लें कि बताइए यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये 2 भाग में टूटता है कि ये और ये कि ये, तो एक एक कितना होता है 2, तो n का वैल्यू हमारे लिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो गया, तो I का वैल्यू भी क्या होगा 2, I = n, n का वैल्यू 2। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है H + और NO3, यहाँ भी सर n का वैल्यू कितना है 2, तो I का वैल्यू भी क्या होगा 2 होगा। फिर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2H+, मतलब 2 पार्ट ये है और 1 पार्ट ये है, 3 भाग में टूटा सर, ये कितना भाग में, 3 भाग में टूटा, तो क्या हो गया हमारा I का वैल्यू इसके लिए 3 हो गया, 2 और 1 3। अब यहाँ देखा जाए तो ये H+ है और ये 2 भाग में टूटा, तो I का वैल्यू कितना हुआ, n का वैल्यू 2 आ रहा है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए I का वैल्यू आ रहा है। क्लियर हो रहा बात, समझ में आ रही है बात चीज़ें। चलिए और एग्जाम्पल करें, मिटाएं इसको, लिख लिया आपने। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस जो हुआ करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात करें तो वहाँ भी वो भी क्या होता है, पूरे तरीके से टूट जाता है।
स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब इट इज़ अ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट, 100% डिसोसिएट करेगा इन वाटर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे हमने लिया NaOH, NaOH लिया तो क्या होगा, ये Na+ और OH- में टूट जाएगा। हमने कहा ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, है ना, या अच्छा ले लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा, ये बेरियम डबल+ 2OH- में टूट जाएगा। हमने कहा और एग्जाम्पल ले लो, तो KOH की बात कर लो आप, ये क्या होगा, K+ साथ में OH- में टूट जाएगा। तो ये सब क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है, ज़रा इसके बारे में हम आई की वैल्यू की बात करते हैं। इसमें ये जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब 100% टूटेगा। 100% टूटेगा तो ये कितना भाग है, 1 और 2 भाग में टूटा। NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये Na+ सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटा। मीन्स कि आई का वैल्यू यहाँ क्या होगा, n का जितना वैल्यू होगा उतना ही होगा। तो n = यहाँ पे 2 हो रहा है, तो आई का वैल्यू क्या 2। इसके लिए आई का वैल्यू कितना होगा, 2A OH- 2 और 1 ये कितना हुआ 3। यहाँ आई का वैल्यू कितना होगा, 1 1 2। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो चलिए इसको लिखिए। और जितना हमारा सॉल्ट होगा, है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें इसी में, तो जितना ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, जितने तरह के सॉल्ट होते हैं सब के सब क्या होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट किसको कहते हैं, एसिड बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन करता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जो हाईली एक्जोथर्मिक होता है। इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 57.1 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिलीज होता है। तो ऑल टाइप ऑफ जो सॉल्ट होता है वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी सॉल्ट है। जैसे देखें कुछ एग्जाम्पल कर लें, जैसे NaCl बोला, ये किससे बना है, NaOH+ HCl से बना हुआ है NaCl। तो ये हमारा वाटर में जाने पे ईजिली टूट जाया करता है। ठीक है, वाटर में जाने पे क्या होगा, ईजिली टूट जाया करेगा। और एग्जाम्पल करें K2SO4, अब ये KOH + H2SO4 से बना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH और H2SO4 से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद ये बना हुआ है। तो क्या हुआ, 2 सॉल्ट है हमारा, 2K+ SO4 डबल-। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट की बात करें तो यहाँ Na2SO4 कर लें, है ना, या थोड़ा सा और अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। मीन्स क्या हुआ, 2 एल्युमिनियम Al, है ना, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 पहले लिखा, और Al है यहाँ 3 है तो 3 प्लस देंगे, यहाँ पे 3 प्लस। अब ये 3 है तो 3SO4, ठीक है, और ये 2 है तो इस पर 2-। तो ये हमारा सॉल्ट था, ये सब क्या था, हमारा सॉल्ट था जो पूरे तरीके से टूट गया। यहाँ भी आई का वैल्यू क्या n के बराबर होगा, यहाँ भी आई क्या होगा n के बराबर। तो ज़रा यहाँ हमें बताएंगे कि आई का वैल्यू कितना होगा, बताइए, 1 और 2 कितना हुआ 2। ज़रा इसके लिए बताइए आई का वैल्यू काउंट करके बताइए कितना हुआ, 2 इधर और 1 इधर, कितना हो गया ये 3। यहाँ बताइए 2 इधर और इधर 3, कितना हुआ 5, आई का वैल्यू 5। तो इस तरीके से जितने सारे सॉल्ट हुआ करते हैं वो 100% टूट जाया करता है, और जितना टूटता है वही, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में आयंस में जो टूटता है वही हमारे का आई के वैल्यू होता है। ठीक है, यदि ऐसा हो कि स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर कैसे क्वेश्चंस में यदि पूछ दे आपको, है ना, जब स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, मान लीजिए कि उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होगा नहीं, मतलब वाटर में जाने पे या कोई सॉल्वेंट में जाने पे वो 100% नहीं टूटेगा। तो उस वक्त क्या करेगा, उस वक्त क्वेश्चन में हमें वो अल्फा देगा कि इतना % टूट रहा है। ठीक है, इतना % टूट रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं बातों को। ठीक है बेटा, इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए। लिख लिया बेटा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि क्या किया वो, मान लेते हैं कि क्या किया वो वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया। क्या दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ,
है ना, नॉट 100% डिसोसिएटेड, मीन्स जो पूरा पूरा नहीं टूटेगा, जो पूरा पूरा नहीं टूटेगा। तो ऐसे में 100% डिसोसिएशन जिसका नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अल्फ़ा वो क्वेश्चन में देगा, अल्फ़ा क्वेश्चन में देगा कि कितना परसेंट टूट रहा है, ठीक ना। जो 100% नहीं टूट रहा है तो उसका अल्फ़ा क्या होगा, क्वेश्चन में वो ज़रूर देगा। जैसे एग्जाम्पल करें, हम समझे चीज़ों को, कुछ एग्जाम्पल करें। जैसे हमने कहा, ठीक है, कौन, तो हमने कहा वीक एसिड, वीक एसिड होगा, कौन होगा अक्सर वो, जैसे ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। तो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 COOH का लिया हमने, ये क्या हमारा वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इस तरीके से और कह सकते हैं HCN, है ना, और भी कर सकते हैं, बहुत सारा बेंजोइक एसिड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं यहाँ से, ये पूरा पूरा नहीं टूटेगा। वीक बेस, वीक बेस भी नहीं टूटेगा, ठीक ना। कुछ एग्जाम्पल कर लें वीक बेस का, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और भी वीक बेस की बात करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा वीक बेस, जैसे वीक बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, C6H5N, और भी कर सकते हैं अमोनिया। तो ये सब हमारा वीक बेस है। तो ये क्या होता है, 100% नहीं टूटता है। तो ऐसे केस में कहेगा चलो अल्फ़ा का वैल्यू 60% है, 40% है, 10% है, 20% है, उतना वैल्यू देगा। तो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो हमें 100% नहीं मानना। जब 100% नहीं मानना तो क्वेश्चन के अंदर वो अल्फ़ा देना होगा उसको, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से मिटाएं इसको, किस तरीके से वो दिया होता है। एक छोटा सा आई का वैल्यू हम अल्फ़ा को मान के निकाल के देख लेते हैं, ताकि हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। जैसे मान लिया कि एक कम्प्लेक्स कंपाउंड उसने दिया, क्वेश्चन में क्या दिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, देखिए 4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड यहाँ पे दे दिया। अब ये 100% नहीं टूटता है, ठीक है। मान लिया कि ये क्या है, ये हमारा है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और ये जो टूटता है, ये अल्फ़ा जो इसका 50% दिया है, उसने क्या किया, अल्फ़ा 50% दिया, ठीक है। तो इस वक्त आई का वैल्यू बताइए क्या होगा, आई का वैल्यू बताइए क्या होगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोगों ने लिखा K4FeCN का होल 6, ये टूटता है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड, एक्चुअली कम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो वेल प्रोटेक्टेड है, ये कभी भी क्या होगा, ये वाटर में जाने पे या किसी भी सॉल्वेंट में जाने पे टूटेगा नहीं। तो ये क्या टूटेगा, 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, ये इसमें टूटेगा। मीन्स यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा हमारे लिए, जरा गौर करेंगे, कितना होगा, 5 होगा, 4 इधर 1 5, तो 4 ये K और ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कम्प्लेक्स एनायन है हमारा, ये कम्प्लेक्स एनायन है 1, तो कितना हुआ 5। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, जो अभी लिखा था, क्या था ये, 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू उसने दे रखा है, 50% दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 50/100 मीन्स क्या, 0.5, 1/2। अब यहाँ गौर करेंगे तो 1 n का वैल्यू क्या लेंगे इसके लिए, जितने भाग में टूटा है, पॉसिबिलिटी है टूटने का, 5 - 1 इंटू कितना, 1/2, ये कितना हुआ, 1/2 हुआ, 1/2 हुआ। ज़रा गौर करेंगे, 1 प्लस कितना हुआ, 4 इंटू 1/2, 2 टाइम से कट गया, ये कितना हुआ, 1 + 2 कितना हुआ, 3, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करें खुद से, मान लेते हैं, ठीक ना। इसी तरीके से क्या है हमारे पास, CH3 क्वेश्चन है, ये CH3 COOH है, एसिटिक एसिड है। ये भी क्या हमारा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लिया। इसका उसने अल्फ़ा दे रखा, क्या दे रखा, 0.2 दे रखा, ठीक है। तो इसके लिए आई का वैल्यू खुद से निकालें आप, है ना, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। और क्या करेंगे, ये एसिटिक एसिड कितने भाग में टूटेगा, ये कितने भाग में, CH3 एसीटेट आयन और H+ में टूटेगा। मीन्स n का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ,
और यहाँ पे सॉरी अल्फ़ा 20% है, ठीक है। यहाँ पे दिया मीन्स इसका मतलब क्या 20/100 0.2। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू ले लीजिए, एन का वैल्यू लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, आई का वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए नोट कीजिए इसको, ये हमारा था वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो चलिए अब हम केस सेकेंड पे आते हैं। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के बारे में ज़रा हम गौर करते हैं, नोट कीजिए। नोट कर लिया, मिटाएं इसको। चलो बात करते हैं, अब केस सेकंड पे आते हैं हम। समझ में आ रही चीजें? केस सेकंड, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का एसोसिएशन मीन्स सॉल्यूट जुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है? सॉल्यूट हमारा जुड़ जा रहा है, ठीक है। वैसे मान लेते हैं कि अब की बार जो Na है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है। ये जुड़ करके क्या होता है, ये 100% जुड़ जाता है और ये क्या बनाता है, An बनाता है। कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कर लें यहाँ समझने के लिए। जैसे हमने कहा था 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3, ठीक है। ये एग्जांपल चेंज कर देते थोड़ा सा, ये ले चुके हम लोग। C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड है। क्या ये? बेंजोइक एसिड। इसको जब बेंजीन में आप डालेंगे तो क्या होगा, ये डाइमर बना लेता है। क्या करता है? ये डाइमर बना लेता है। यहाँ पे उसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये डाइमर किस तरीके से बनाता है, C6H5COO, ठीक ना। और यहाँ पे OH, वहाँ गलती लिख दी थी क्या? अच्छा कोई नहीं, आप समझ जाएंगे। एसिड इस तरीके से होता है, हो सकता है वहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हो। फिर से बताते हैं, CH3COO OH इस तरीके से होगा, ठीक ना। जो पहले वाला एग्जांपल हमने शायद H लिख दिया था यहाँ डायरेक्ट, तो उसको ठीक कर लेंगे आप, ठीक है। तो क्या होगा इस तरीके से। दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूल होगा बेंजोइक एसिड का, C6H5 का, तो C6H5 यहाँ पे O और साथ में H और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ भी क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से इस दोनों में जुड़ जाता है और इस तरीके से ये एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बन गया, 2 मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, मतलब एसोसिएशन हो गया। तो वही हो गया, N मॉलिक्यूल लिया, ये AN बन गया, में से एक बन गया। समझ में आ रही बात? तो मान लेते हैं कि ये जो T=0 पे, इनिशियल स्टेज में T=0 पे इसका 1 मोल था, है ना, इसका 1 मोल था। और शुरुआत में इसका क्या था, कुछ भी नहीं था। शुरुआत में इसका कुछ भी नहीं था। और T= कुछ देर बाद, है ना, इसमें से कुछ भाग टूट करके, यहाँ बुक में अल्फ़ा भी लिखता है लेकिन दोनों एक ही हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बीटा ले लेते हैं। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन कर लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा हम पहले ले चुके हैं। बुक में एक ही जैसा मानता है, अल्फ़ा मानता है, लेकिन आप कन्फ्यूजन होगी इसलिए हम बीटा ले लेते हैं। तो इसको अल्फ़ा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो A है हमारा, यदि 100% ये एसोसिएशन होता है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि अभी ये क्या है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक है, पूरी तरीके से एसोसिएट नहीं हो पा रहा है। इसमें से कुछ ही भाग टूट करके क्या हो रहा है, बीटा भाग टूट रहा है, ठीक ना। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमारा, तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा β/n। ये कैसे हो गया होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, β/n। तो ज़रा गौर करते हैं कैसे हुआ है, ठीक है। कैसे β/n हुआ, थोड़ा देखें। यहाँ क्या हो रहा है, n से क्या बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। n मोल से 1 मोल बन रहा है, इसीलिए 1 से कितना होगा, 1/n। इसीलिए बीटा इसका भाग टूट रहा है, तो बीटा से कितना होगा, β/n। इसीलिए हमारा क्या हुआ, ये β/n, ये β/n। ओके, चलिए अब हम आते हैं टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन। टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन, जरा गौर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे।
क्योंकि इतना भाग तो एसोसिएट करके है उस कंटेनर के अंदर, और एक में से जो टूटा उसका रेस्ट पार्ट भी है, ये तो रेस्ट पार्ट है ना, एक तो ये पूरा पूरा था, इसमें से टूट के इतना बना और जो बचा ये है, तो उस कंटेनर के अंदर सब होगा। तो टोटल अमाउंट क्या होगा आफ्टर एसोसिएशन, बच क्या गया 1 माइनस बीटा और प्लस बीटा बाई एन, ये बचा होगा। इसको थोड़ा सा और हम ऐसे लिखें 1 प्लस बीटा बाई एन और माइनस बीटा, इसको इधर कर दिया उसको उधर कर दिया। यहाँ और करें तो 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, बीटा क्या करिए कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये वैल्यू क्या है, ये ऑब्जर्व है, ये वैल्यू क्या है ऑब्जर्व, और हमने कैलकुलेटेड कितना ले रखा था, ये वैल्यू क्या हमारा कैलकुलेटेड, और ये हमारा ऑब्जर्व। तो आई का वैल्यू जरा गौर करेंगे, आई का वैल्यू हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल या ऑब्जर्व सीपी बटे कैलकुलेटेड सीपी। तो ऑब्जर्व हमारा क्या ये है, मीन्स क्या है 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन बाई 1। तो फिलहाल मेरा फार्मूला क्या आ गया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। जहाँ पे आई को तो हम जानते ही हैं, आई क्या है हमारा, यस वांच ऑफ फैक्टर, ये वांच ऑफ फैक्टर है, ठीक है। एन अभी भी हमारा क्या है, एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, वहाँ डिसोसिएट था, यहाँ क्या था एसोसिएट, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड जो जुड़ गया है, ठीक ना, एसोसिएटेड। और बीटा क्या है, ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना भाग जुड़ गया है वही है ये चीज़। अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बीटा क्या है अल्फा ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ गया बात, ये कोई दिक्कत इसमें, इसको नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हम लोग, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया, चलो मिटाएं इसको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। मान लेते हैं कि बीटा जो हमारा है ना, मान लेते हैं कि इफ़ बीटा इज इक्वल टू 100%, मीन्स क्या हुआ 100 बाई परसेंट, 100 इज इक्वल टू 1 या बीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा मानते हैं। इसका मानने का मतलब क्या हुआ हमारा कि 100% एसोसिएशन हो गया है। यदि 2 मॉलिक्यूल था तो वो डाइमर बन गया, 4 मॉलिक्यूल था तो क्या टेट्रामर बन गया, 3 मॉलिक्यूल था तो पूरी तरीके से जुड़ के ट्राइमर बन गया, है ना वो। यदि मेनी मॉलिक्यूल था तो क्या हो गया पॉलीमर बन गया। तो ये क्या हुआ 100%, मतलब क्या हुआ पूरा एसोसिएशन हुआ। क्या हुआ इसका मतलब पूरा जुट गया, वहाँ टूट गया था यहाँ जुट गया, पूरा जुट गया, 100% एसोसिएशन हुआ। जैसे ठीक ना, तो उस वक्त क्या होगा हम अभी एग्जांपल करते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला कहा था आई इक्वल टू क्या निकाला था 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू क्या चीज लिखा था बीटा। यहाँ से बीटा का वैल्यू हम 1 ले लें तो क्या मिलेगा हमें, ज़रा गौर करेंगे। 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा 1। तो ज़रा और आगे बढ़ें एक बार, तो 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, तो देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ठीक ना। तो हमें क्या मिला आई इज इक्वल टू 1 बाई एन मिला। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। जैसे एग्जाम्पल, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 मॉलिक्यूल हमने बेंजीन के अंदर, 2 मॉलिक्यूल बेंजीन के अंदर क्या किया, एसिटिक एसिड को डाल दिया, तो ये क्या बना लिया CH3COOH का होल ट्वाइस बना लिया, डाइमराइज हो गया, डाइमर बना लिया। ये क्या बना, ये डाइमर हो गया, डाइमर बन गया। बेंजीन यहाँ पे हमने लिया बेंजीन, सॉल्वेंट यूज़ किया बेंजीन, तो क्या बन गया डाइमराइज हो गया। तो यहाँ पे भाई आई का वैल्यू क्या होगा, जो 100% यहाँ पे क्या है
100% एसोसिएशन हो रहा है। समझेंगे चीज़ों को, क्या हो रहा है? 100% एसोसिएशन हो रहा है, ठीक ना। तो इस केस में हमारा क्या होगा? ऑब्जर्व कितना मिल रहा है? ये क्या है? ऑब्जर्व, और ये क्या है? कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व कितना है? 1 1, और ये कितना? 2, तो 1/2। जब 100% एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, है ना। यदि टेट्रामर बनाता तो क्या होता? 4 मॉलिक्यूल होता तो 1/4। ट्राइमर होता तो क्या होता? 1/3। पेंटामर होता तो क्या होता? 1/5। तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? एक छोटा सा क्वेश्चन लेके इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है ना। छोटा सा एग्जाम्पल में, क्वेश्चन टाइप का एग्जाम्पल लेकर के हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा बेंजोइक एसिड है, मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि ये जो बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, ये 2 मॉलिक्यूल है अभी, ठीक है। बेंजीन इज C6H5COOH इज फॉर्म्ड डाइमर इन बेंजीन, ठीक है। इफ यहाँ जो बीटा है वो हमारा दिया हुआ है 20%, तो फाइंड आई भांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, ठीक ना। जरा गौर करेंगे। अभी है ना, नहीं देता तो बीटा नहीं देता तो 100% मान ले तो 1/2 आंसर हो जाता, डाइमर बना रहा है तो, ठीक है। बीटा दे दिया तो क्या करेंगे? चलिए यहाँ बीटा इज इक्वल टू हमें दे दिया कितना? 20% दे दिया। इसका मतलब कितना होगा? 20/100। इसका वैल्यू 0. कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है। समझ में आ रही बात? अब हमारे पास फार्मूला क्या होगा? हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू, अच्छा ये देखिए जरा गौर करते हैं, डाइमर बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H5COOH है। ये क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है C6H5COOH का होल 2। मीन्स पहले 2 था, 2 मॉलिक्यूल, अब 1 मॉलिक्यूल बना लिया, डाइमराइज हो गया, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ क्या लेंगे? 2 लेंगे, है ना। डाइमर बना रहा है तो 2 लेंगे। n का वैल्यू हमारा 2 पार्टिकल पहले था, ठीक ना। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होता है वो हमारा बिफोर, ठीक ना, बिफोर एसोसिएशन, तो ये 2 लेंगे यहाँ पे। तो अब चलिए I का वैल्यू क्या है हमारे पास? I का फार्मूला 1 + 1/n-1 इंटू बीटा, ये इंटू बीटा। ज़रा इसको आगे बढ़ें तो 1 प्लस यहाँ क्या होगा? 2, n का वैल्यू 2 - 1 इंटू बीटा का वैल्यू कितना? 0.2। आगे बढ़ें यहाँ से तो क्या होगा? 1 प्लस माइनस माइनस, ये हाफ में से कितना होगा? 1 - 2 और यहाँ पे इंटू 0.2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 - 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो गया? ये वैल्यू आ गया 1 - 0.1, कट गया ना ये 1 टाइम से, तो क्या हो गया? 0.90। ये I का वैल्यू मीन्स इस क्वेश्चन के लिए I का वैल्यू क्या है? 0.9 आया। समझ आ गई बात? तो ये जो n होता है हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। 2 मॉलिक्यूल डाइमर बनाए ना, डाइमर बना तो n का वैल्यू 2 लेंगे, ट्राइमर बनाएगा तो करेंगे n का वैल्यू 3, पेंटामर तो कितना लेंगे? 5, ठीक ना। तो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, उसको हम किस तरीके से, यदि बेटा इसको, यदि हम डिसोसिएटेड या एसोसिएशन वाले मॉलिक्यूल ले लेंगे तो जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है किस तरीके से मॉडिफाई होगा, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो नाउ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाइड एज, जैसा कि आपको मालूम है पहला हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन था? RLVP, ठीक ना। P0 - PS बाई P0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, ये था। अब ये यदि ये
एसोसिएशन या डिसोसिएशन केस में बात कर रहे हैं तो हमें भांट ऑफ फैक्टर से क्या करना पड़ेगा है, इसको इस x को जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तब जाके हमारा ये करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा बात करें, हमने क्या कहा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, आपको याद है कहा था Kb इंटू मोलालिटी। अब ये है यदि यहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला होगा तो क्या करेंगे, I से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा यदि हम बात करें डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता था, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू मोलालिटी, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमें, I से मल्टीप्लाई। चौथा जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई ऑस्मोटिक प्रेशर था वो क्या था, CRT, तो यहाँ भी क्या करेंगे, I से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स सब केस में ओवरऑल जितने सारे केसेस हैं सब में हम क्या करेंगे, I से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब I से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भांट ऑफ फैक्टर। और इस किसके लिए करना है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर जो डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है उस सॉल्यूट के लिए करना है, ठीक ना, तब जाके हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा भांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई। और हमने सीखा है कि भांट ऑफ फैक्टर स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, वीक के लिए क्या होता है ना, कहें तो वो एसोसिएशन के लिए क्या होता है, डिसोसिएशन के लिए क्या होता है, तो हम तमाम बातों को हम लोग कर चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए एक बार हम समरी कर लेते हैं इसी चीज़ का कि हमने क्या सीखा अभी तक, ठीक है, समराइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से, लिख लिया ना इसको, सिंपल सा में मल्टीप्लाई करना I से, ओके। तो चलिए हम समरी की बात करें, समरी की बात करते हैं, समरी की बात करते हैं। जैसे इधर हमने लिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं इधर लेते हैं, चलिए हम सब्सटेंस लेते हैं या सॉल्यूट लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, इधर नेचर ऑफ सॉल्यूट लिखा करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट। इधर वैल्यू I का लिखते हैं, या चलो N लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, समझ में हमें आज तरीके से। इधर I लिखते हैं, इधर लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, नेचर ऑफ सॉल्यूट लिखा, N लिखा, I लिखा, भांट ऑफ फैक्टर, और ये मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, मीन्स नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, जो अक्सर क्या लेते हैं, है ना, वो यूरिया लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं या शुगर, क्वेश्चन में यही मिलेगा। और सबका आपको मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए, ये नहीं कि आप NH2CONH2, इसको क्या बोलते हैं, NH2CONH2, इसको क्या बोलते हैं C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं C12H22O11। अब इसका मॉलिक्यूलर मास की हम बात कर लें तो इसका कितना होता है, यस 60, आपको याद रहना चाहिए, इसका 180, इसका 342 याद रहना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि हम बाद में करते चले जाएं। अब इसके लिए N का वैल्यू क्या होगा, जितना पहले लेंगे बाद में उतना सेम रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो I का भी वैल्यू क्या आएगा, है ना, I का वैल्यू 1 ही रहेगा, I का वैल्यू क्या 1 रहेगा, क्योंकि आप जितना पहले रहे बाद में भी, यही वजह है कि हम पहले वाला जो पढ़ते थे नॉर्मल उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते थे, किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई भी करते तो क्या वही आएगा, इसीलिए हमने चर्चा नहीं किया एक्चुअली, है ना। और मॉलिक्यूलर मास भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, टूटेगा ना, जुड़ेगा तो क्या घटेगा ना बढ़ेगा। अब जरा इसको कर दो, इसको करो, यदि मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, डिसोसिएट टूट गया, तो N का वैल्यू क्या होगा बोलो, है ना, N का वैल्यू क्या होगा, N का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, N का वैल्यू बढ़ेगा, ऐसे कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। N का वैल्यू क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा या ग्रेटर देन 1 भी कह सकते हैं, 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा, बढ़ गया ये। तो I का वैल्यू क्या होगा, I का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू होगा इसका, यहाँ बराबर था यहाँ बढ़ जाएगा। तो और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, घट जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, घट जाएगा। अरे डिसोसिएट हुआ तो N बढ़ा ना, N तो सिंपली, है ना, ये समझ में आता है, N तो बढ़ गया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा मिला ना, NaCl तो Na+, Cl- ज़्यादा मिला ना,
यहाँ देखा जाए एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो क्या होगा, जुट गया आप, तो n का वैल्यू घट जाएगा हमारे पास, तो I का वैल्यू भी क्या होगा, घट जाएगा, 1 से कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा, पहले 2 था 3 था अब 1 हो गया, तो भारी हो गया ना, बढ़ गया ना वजन, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये इस तरह की चीज़ है। कुछ और बात कर ले, ठीक ना। यहाँ पे I का वैल्यू हमने क्या लिखा था, फॉर डिसोसिएशन, क्या लिखा था, I का वैल्यू क्या लिखा था, 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। फॉर डिसोसिएशन क्या लिखा था, I = 1 +, अब देखो सिर्फ यहाँ n वाला चेंज है, बाकी सब वही है, यहाँ बीटा लिखो या अल्फ़ा लिखो, बात एक ही है, ठीक ना। तो ऐसे याद करने में भी सहूलियत होगा, ज़्यादा हमने नहीं लिखा है। इसको लिख सकते हैं I-1/n-1 अल्फ़ा = लिख सकते हैं I-1 ऊपर वाले को बटे n-1, तो वो सबसे आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हमने ऐसे लिखा। ये डिसोसिएशन के केस में क्या था, 1 + n-1 अल्फ़ा, डिसोसिएशन केस में क्या है, 1 प्लस सब कुछ सेम है, यहाँ 1/n कर दिया एसोसिएशन के लिए, और माइनस अल्फ़ा इंटू ये बीटा, बीटा को अल्फ़ा भी मान सकते हैं। ये क्या है, डिग्री ऑफ, ये हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक समराइज वे में हमने चीज़ों को, हाँ अच्छा सॉरी नीचे ना, ये एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन लिखा गया है, तो एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं ईजिली, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन क्या करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं बातों को, ठीक ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मिटाएं इसको, समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन हम आपको भी देंगे करके लाने के लिए, घर से दिमाग लगाना बैठ के आप ना, आसान सा देंगे लेकिन सोचने वाला देंगे। चलो बाबू क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डेसी नॉर्मल, कंसंट्रेशन दे दिया, सी का वैल्यू दे दिया, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस, showing 80% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डिग्री ऑफ कल क्या है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं इस बात को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब हमें पाई निकालना है, पाई निकालना है। तो यहाँ पे पाई = व्हाट दिया, क्या है, कंसंट्रेशन दिया है कितना, डेसी, तो 1/10, नॉर्मल 0.1। अच्छा ये 20, यहाँ अल्फ़ा दिया है, कितना दिया है, 80%, 80% का मतलब 80/100 मीन्स 0.8। अच्छा BaCl2 दिया है, ठीक है, तो यहाँ I निकाल लेंगे इससे, Ba++ C 2Cl- होगा ना, समझ में आ रही बात। तो I चलिए, तो n का वैल्यू क्या हुआ है यहाँ पे, जरा गौर करें, 1 और 2 कितना होता है, 3, 2 ये और 1 ये, कितना हुआ, 3, n का वैल्यू 3। तो I का वैल्यू क्या हमने कहा था, 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा कहा था, तो 1 + 3 - 1 इंटू 0.8, ये वैल्यू कितना है निकल के, 1 + 2 इंटू 0.8 मीन्स 1.6, और ये 2.6 वैल्यू आ गया। यहाँ से पाई = क्या फॉर्मूला होता है, I × CRT। तो ये I का वैल्यू कितना आया, 2.6 इंटू C का वैल्यू 0.1 ना, हाँ 1 आया, 0.1, और R का वैल्यू हमने क्या कहा था अपने लेने के लिए, 0.0821, और टेम्परेचर का वैल्यू कितना लोगे आप, 27 डिग्री मीन्स केल्विन में कितना हुआ, 300, मीन्स इसमें क्या करोगे आप, 273 जोड़ दोगे ना, कितना हुआ, 300। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 300। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 6.4 एटमॉस्फेयर,
6.4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये तो ये आंसर हमारा हो गया। चलिए इस चीज़ों को समझिए, नोट कीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करें। कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं ना? एक क्वेश्चन और जल्दी से करते बाबू। क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अभी एग्जांपल क्या था ना, वही बेंजोइक एसिड C6H5COOH है, ये लिख देते हैं C6H5COOH बेंजोइक एसिड है। डिजॉल्व इन 25 ग्राम of benzene shows a depression in freezing point इक्वल टू, ये दिया डेल्टा TF का वैल्यू दिया, इक्वल टू 1.62 केल्विन। इफ अगर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF इज इक्वल टू, दे दिया उसने वैल्यू है KF ऑफ बेंजीन 4.9 केल्विन kg पर मोल, 4.9 केल्विन kg पर मोल दिया। व्हाट इज द परसेंटेज association of acid if it form dimer in the solution। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को फटाफट हम देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझते हैं बातों को, ठीक है। कह रहा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूट हो गया बेंजोइक एसिड। तो इसका मॉलिक्यूलर मास यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा, 72 + 5 + 12 + 16 2 32 + 1 कितना हो गया, 122 के आसपास आया ना, 122 आया। डिजॉल्व इन, तो ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये कैपिटल W, ये स्मॉल WG, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ बेंजीन, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया बेंजीन, ठीक ना। बेंजीन शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, तो ये क्या हुआ, डेल्टा TF इफ KF का वैल्यू उसने दे रखा कितना, इतना। तो व्हाट इज परसेंटेज, आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है बीटा बताओ कितना होगा, बीटा इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर है बात। तो हमारे पास फार्मूला आपको याद है क्या, डेल्टा TF इज इक्वल टू हुआ करता था, अब तो I लेना पड़ेगा ना, I इंटू क्या चीज़, KF इंटू M। तो यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, तो ये डेल्टा TF कितना दे रखा उसने, 1.62, I का हमें नहीं मालूम, तो KF कितना है, KF दे रखा उसने 4.9 इंटू M केवल क्या ले सकते हैं, WG बाई MW इंटू 1000 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ लिखते हैं 1.62 इज इक्वल टू I इंटू 4.9 इंटू 2 ग्राम बटे बेंजोइक एसिड कितना 122 इंटू 1000 बटे कितना 25, ये मास ऑफ बेंजीन 25। यहाँ से यदि आप निकालेंगे I को, तो ये जो वैल्यू आपका I का आएगा, ठीक है। या सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे, 25 यहाँ से वैल्यू I का आपको आएगा, वो आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा है ना, 1.62 ऐसे करके इस सब को ऊपर में ले जाएं, इंटू 122 इंटू 25 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय 4.9 इंटू 2 इंटू 1000। ये जो वैल्यू निकल के सामने आ रहा है आपको, वो वैल्यू आई का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.5, है ना, ये मिलेगा 0.504, है ना। आप सॉल्व कर लेना, टाइम लग जाएगा बहुत, इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप खुद कर लेना, है ना। चलिए, तो यहाँ से हम बीटा की बात करेंगे। आई का वैल्यू हमें मिल गया, आई का कितना मिल गया 0.504। चलिए, अब हमारे पास आई के लिए क्या फार्मूला हुआ करता है, याद है आपको, 1 + 1/n-1 इंटू बीटा। तो आई कितना मिला 0.504 इजिकल टू 1 + 1/, डायमर बना रहा है तो 1/2 लिखेंगे। देखिए डायमर बना रहा है, लास्ट में लिखा है इसने डायमर, तो क्या लिखेंगे 1/2 - 1 इंटू बीटा का वैल्यू उसने दिया कितना 0.8। तो 0.504 इजिकल टू यहाँ 1 - ½ इंटू 0.8, ठीक है। मैं बीटा नहीं दिया है, बीटा ही तो पूछ रहा है, हम पिछले क्वेश्चन वाला ही याद हो गया हमको बीटा। तो यहाँ से देखा जाए तो इसको कर सकते हैं क्या चीज़, 0.504 - 1 इजिकल टू माइनस β/2, ठीक है। तो ये कितना आएगा माइनस, ये वैल्यू आपको आएगा 0.496 माइनस में माइनस β/2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से बीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा 0.992। परसेंटेज में लिखे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक ना। बीटा इजिकल टू क्या है 0.992, तो कितना होगा 99.2%, आंसर 99.2%, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन हम आपको खुद करके लाने के लिए जैसे नोट कीजिए, एक होमवर्क देते हैं, नोट कर लिया, समझ में आ गया बात, मिटाएं इसको, ओके। हाँ, एक क्वेश्चन खुद आप करेंगे, है ना, आप इसको करेंगे, यदि आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट अगले क्लास में लास्ट टॉपिक है मेरा इस चैप्टर का, एक क्लास और लगेगा तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगला जो चैप्टर उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए देते हैं, आप खुद से करेंगे, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन को जोड़ के एक बना दिया। क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन आर गिवन। ए में है हमारे पास 1 मोलर यूरिया, बी में है 1 मोलर Na2SO4, सी में है 1 मोलल, ये मोलल है, मोललिटी है ना, स्मॉल m, 1 मोलल NaCl, और डी में है 1 मोलल Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसा है, तो आपको अरेंज कैसे क्या करना है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग, अरेंज इन इंक्रीजिंग, ये बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब सबका ऑर्डर निकालना, किसका, इसका वेपर प्रेशर का, बॉइलिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट का और ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये सब का ABCD के अकॉर्डिंग आपको निकालना। चलो ये होमवर्क रहा, ठीक है, इसके ये होमवर्क रहा हमारा, आप इसको करके लाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज यहीं छोड़ते हैं क्लास को। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में एक टॉपिक हेनरी लॉबज किया है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो हमारा ये नंबर पे आप 9472829262 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर क्वेश्चन को भेज दें, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे, या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।